अमर बेल बाप 3। कमरे का दरवाजा यकदम खुल गया था। वो यकदम हड़बड़ा गई थी और कमरा एक बार फिर उस वजूद से खाली हो गया था। अलीजा बीबी, मुझे बेगम साहिबा ने भेजा है। वो कह रही हैं कमरे की सेटिंग बदलनी है, तो मुझे बता दे, मैं चीजें उठाकर इधर उधर कर दूंगा। मुलाजिम ने उसकी सोचों का तसलसल तोड़ दिया था। वो कुछ देर खाली उल ज़हनी की कैफियत में उसे देखती रही, फिर जैसे वो अपने हवास में आ गई, उसने परफ्यूम को ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। हाँ, मैं कुछ चीजें इधर उधर करवाना चाहती हूँ, मगर पहले ही तुम स्टोर रूम में जाकर वो पर्दे निकालो जो पिछले माह तुमने यहाँ से उतारे थे। अलीजा ने उसे हिदायत देना शुरू कर दिया था। वो नीले वाले? मुलाजिम ने अलीजा से पूछा। हाँ, वही वाले, और देखो वैक्यूम भी ले आओ। मुलाजिम ने उसकी हिदायत पर सर हिलाना शुरू कर दिया। वो वापस मुड़ रहा था जब अलीजा ने एक बार फिर उसे रोका। अच्छा देखो, वापस आओ तो साथ हाकिम को भी लेते आना। मैं चाहती हूं कि कमरा जल्दी साफ हो जाए। उसने मुलाजिम को रोककर उसे मजीद हिदायत दी थी। जी ठीक है। मुलाजिम कमरे से निकल गया था। वो एक बार फिर कमरे का जायजा लेने लगी थी। कमरे में बहुत से डोर प्लांट्स रखे हुए थे और ये सब उमर की चॉइस थे। उसे जिन चंद चीजों में दिलचस्पी थी उसमें बागबानी भी थी। वो जितना अरसा वहां रहा था, उसने घर को अपनी पसंद के इंडोर प्लांट से भर दिया था। महीने में एक दिन वो उन सब पौधों को लेकर बैठ जाया करता था। उनकी तराश खराश करता, उनमें खाद डालता, उन पर दवाओं का स्प्रे करता और अपने कमरे में उनकी जगह बदलता रहता। उसके जाने के बाद ये काम अलीजा ने संभाल लिया था। इन प्लांट्स को बाहर लॉन में ले आओ। मुलाजिम जब पर्दे ले आया था तो अलीजा ने उसे एक नई जिम्मेदारी सौंप दी थी। वो खुद भी कमरे से बाहर निकल आई थी। मुलाजिम बारी बारी सारे प्लांट्स बाहर ले आया। अलीजा ने पौधों को देखना शुरू कर दिया। उसने उनकी कटिंग शुरू कर दी थी। वो मनी प्लांट को देख रही थी। चंद छोटी शाखें खुश्क होकर लटक रही थीं। उसने उसे छांटना शुरू कर दिया था। वो बड़ी एहतियात से बेल की शाखों और पत्तों को काट रही थी। सिर्फ एक लम्हे के लिए उसका ध्यान कहीं और गया। खुश्क शाख के साथ एक हरी भरी शाख भी कट गई थी। वो यकदम साकित हो गई थी। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तुम देखना, अब ये बहुत तेजी से बढ़ेगा और पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। मुझसे भी जब कोई प्लांट इस तरह कटता है तो वो पहले से बहुत अच्छा हो जाता है। अमर बेल चौथा बाब। वो परफ्यूम अपने कमरे में रखकर लाउंज में आ गई थी। वो पहले ही नानो के पास मौजूद था। नानो उसे देखकर मुस्कुराने लगी थी। उमर ने कौन सा गिफ्ट दिया है तुम्हें? उन्होंने अलीजा को देखते ही पूछा था। वो मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ उनके पास सोफे पर बैठ गई। उन्होंने आपको बताया नहीं? उसने उमर की तरफ देखते हुए कहा था, जो दिलचस्पी से उसे देख रहा था। नहीं, वो कह रहा था कि ये सीक्रेट है, मगर अलीजा आपको बता सकती है। नानो ने बताया था। अलीजा ने एक बार फिर उसे देखा था। परफ्यूम दिया है, उसने आहिस्ता आवाज में बताया था। कौन सा परफ्यूम? नानो को तजस्सुस हुआ। शनेल 5, तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम? क्यों उमर, तुम्हें कैसे पता चला कि अलीजा को ये परफ्यूम सबसे ज्यादा पसंद है? नानो ने उमर से पूछा। उमर ने उसे देखा तो वो नजरें चुरा गई थी। हमें हर चीज का पता होता है, उसने एक जुमले में जवाब दिया था। अगली बार मैं अलीजा को जॉय दूंगा। और उसके बाद इटर्निटी। चंद लम्हों के बाद उसने अपना प्रोग्राम बताया। अलीजा ने उसे गौर से देखा। वो नानो को देख रहा था, उस तरफ मुतवज्जा नहीं था। उसने अंदाजा लगाने की कोशिश की थी, क्या ये, और वो आगे नहीं सोच सकी थी। नानो ने उसे मुखातिब किया था। देख लो अलीजा, उमर ने कितनी लंबी प्लानिंग कर ली है, तुम्हें भी उसे कुछ देना चाहिए। वो नानो की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। मुझे क्या देना चाहिए? उसने उलझे हुए अंदाज में नानो से पूछा था। भाई, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए। उन्होंने अपना दामन छुड़ा लिया था। गिफ्ट हमेशा बड़ों से लेते हैं, छोटों से नहीं, और अलीजा मुझसे छोटी है। उमर ने बड़ी महारत से बात पलटी थी। हाँ, मुझे अगर कोई गिफ्ट देना ही चाहिए ग्रैंडपा, आप ही दे दें,
क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। क्या गिफ्ट चाहिए? नाना को भी एकदम दिलचस्पी महसूस हुई। कोई भी अच्छी चीज, अरमानी का सूट, डेनिम की जीन्स, क्रिश्चियन डियोर की घड़ी या फिर प्ले बॉय और लुमानी के परफ्यूम्स। उसने एक लंबी लिस्ट गिनवाई थी। इससे बेहतर नहीं कि मैं तुम्हें चेक काट कर दे दूं? हाँ, ये ज्यादा बेहतर आइडिया है। आप बहुत इनोवेटिव हैं, उमर ने शरारती अंदाज में कहा था। अलीजा खामोशी से उनकी नोक-झोंक सुनती रही थी। नानो बहुत संजीदा मिजाज थी। वो बहुत ज्यादा नहीं बोलती थी, मगर जब से उमर आया था सब कुछ बदल गया था। वो अब अक्सर कहकहा लगाने लगी थी। उमर बहुत बातूनी था और उसकी हिस्से मजा बहुत अच्छी थी। वो हर वक्त कोई ना कोई बात जरूर कर देता था जो उनको कहकहा लगाने पर मजबूर कर देती थी। नानो आम दिनों में सिर्फ जरूरत के वक्त ही बोलती थी, लेकिन जिन दिनों उनके बच्चों में से कोई उनके पास रहने आता तो उन दिनों वो बहुत खुश फिरा करती थी। मगर उमर की आमद ने तो जैसे उनकी खुशी को दोबाला कर दिया था। किसी और के आने पर नानो और नाना में इतनी तब्दीलियां कभी नहीं आई थी जितनी उमर के आने पर आ गई थी। इस वक्त भी नानो का मूड ही देख रही थी। नानो अब उमर की बातों पर बेतहाशा हंस रही थी। वो उन्हें अपने किसी दोस्त का किस्सा सुना रहा था। अलीजा का ध्यान कहीं और ही था। क्या मेरी किसी बात पर नानो इस तरह से हंस सकती हैं? उसने सोचने की कोशिश की थी और मायूसी से गैर महसूस अंदाज में सर को झटक दिया था। नहीं, मेरी किसी बात पर तो ये कभी इस तरह नहीं हंस सकती, बल्कि ये तो मुझे भी यही कहती हैं कि मैं भी बुलंद आवाज में ना हंसूं। उसने सोचा था, क्या मैं भी कभी उमर की तरह? एक बार फिर उसने सोचने की कोशिश की थी। एक बार फिर उसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया था। अलीजा, तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं? उमर ने उससे पूछा था। कितने? वो इस सवाल पर कुछ हैरान हुई थी। चंद लम्हे तक उसने कुछ जवाब नहीं दिया। जल्दी गिनती करो और मुझे बताओ। उमर ने उसकी खामोशी से खुद ही नतीजा अखज़ कर लिया था। क्या गिनती करूं? वो कुछ और हैरान हुई थी। भाई फ्रेंड्स, और क्या? उमर ने कहा था। मेरी सिर्फ एक फ्रेंड है। आई कांट बिलीव इट। लड़कियों की कम से कम एक दोस्त तो नहीं हो सकती। उमर को इसकी बात पर यकीन नहीं आया था और अलीजा उसके चेहरे की तासुरात से झुंझला गई थी। यार, लड़कियां लड़कों से ज्यादा सोशल होती हैं और जाहिर है फिर फ्रेंड्स तो बनना ही होते हैं। उमर को फौरन ही उसकी खफगी का अंदाजा हो गया। उसने संभल कर एक लॉजिक पेश की। मैं बहुत ज्यादा सोशल नहीं हूं, उसने जैसे जताया था। बट यू शुड बी। क्यों ग्रैनी, मैं ठीक कह रहा हूं? उमर ने बात करते करते दादू की तरफ देखा। वो एकदम चुप सी हो गई थी। नहीं उमर, लड़कियों के लिए ज्यादा सोशल होना भी ठीक नहीं है। आजकल पता ही नहीं होता दूसरे लोग किस तरह के हों। नानो ने कुछ मोहतात होकर तौजी पेश की। What do you mean? वो कुछ हैरान हो गया था। कुछ नहीं, बस वैसे ही। असल में अलीजा को ज्यादा लोगों में मिक्सअप होना अच्छा नहीं लगता। नानो ने बात कुछ बदलने की कोशिश की थी। नहीं, मगर एक दोस्त तो बहुत कम है। वो अब भी हैरान था। अलीजा को अपना आप इस तरह ज़ेरे बहस लाना अच्छा नहीं लगा था। हर एक की अपनी चॉइस होती है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बस एक ही फ्रेंड हो, तो इसमें अजीब बात कौन सी है? इस बार अलीजा ने रूखे अंदाज में उमर से कहा था। वो उसकी बात के जवाब में कुछ कहते कहते रुक गया था। शायद वो उसके तासुरात से उसकी अंदरूनी कैफियत समझ गया था। अलीजा को अचानक अपने लहजे के खुरदरेपन का एहसास हुआ था। उसे कुछ नदामत सी महसूस हुई। अभी अभी उसने मुझे इतना कीमती परफ्यूम दिया है और मैं फिर भी उसके साथ इस तरह कर रही हूँ। उसने जैसे अपने आप को याद दहानी करवाने की कोशिश की थी। मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, वो स्कूल से मेरी फ्रेंड है। उसके अलावा मुझे और कोई अच्छा नहीं लगा, बस इसीलिए यही मेरी एक ही फ्रेंड है। उसने जैसे उमर को तशफ़ी करने की कोशिश की। इस बार उसका लहजा कमजोर था। क्या आपके बहुत फ्रेंड्स हैं? उसने सिर्फ मौजू बदलने के लिए पूछा था। हाँ, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं। मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैंने आज तुमको अपनी फ्रेंड बनाया है। उमर ने खुशगवार लहजे में उससे बातें करते हुए कहा था। फ्रेंड्स ज्यादा हो तो ज्यादा मजा आता है।
मे बी उसने इख्तलाफ करने के बजाय मबहम अंदाज में ही जवाब दे दिया था। वो एक बार फिर खामोश हो गई थी। उमर ने अपनी घड़ी देखी और फिर खड़ा हो गया था। मुझे लाइब्रेरी जाना है, मैं 2-3 घंटों तक वापस आ जाऊंगा। उसने नानो को इत्तला दी थी, फिर वो लाउंज से निकल गया था। उसके जाने के कुछ देर बाद वो बाहर लॉन में निकल आई थी। लॉन के एक कोने में बैठकर वो कुछ देर पहले के वाकयात के बारे में सोचने लगी। वो उमर के बारे में कोई हतमी अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। वो ये समझने से कासिर थी कि उमर वाकई इतना मुखलिस है जितना नजर आ रहा है, या फिर उसके अंदाजे ठीक हैं। वो उमर को समझ नहीं पा रही थी। उसकी शख्सियत अलीजा को बहुत अजीब लगी थी। उसके मूड्स घड़ी की सुइयों से ज्यादा तेज रफ्तारी से बदलते थे। वो जब भी अपने कमरे से निकलकर लाउंज में आता तो घर में जैसे जिंदगी की एक नई लहर दौड़ जाती थी। नाना नानों से लेकर मुलाजमों तक हर कोई उसे पसंद करता था और उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता था। उसके पास यकीनन कोई ऐसी खूबी थी जिससे वो दूसरों को अपना गर्विदा बना लेता था, मगर अलीजा अभी तक उसके बारे में बहुत मोहतात थी। उसे आखिर मुझे परफ्यूम देने की क्या जरूरत थी, वो अभी सोच रही थी। उसका ख्याल होगा कि मैं गिफ्ट लेकर खुश हो जाऊंगी और बाकी लोगों की तरह वो मुझ पर भी कब्जा कर लेगा। मगर वो अब उलझन में गिरफ्तार हो गई थी कि गिफ्ट के बारे में क्या सोचे। क्या मैंने उससे गिफ्ट लेकर ठीक किया या फिर ये मेरी गलती थी? वो अभी तक सोचों में गुम थी। बहुत देर तक सोचों में गुम रहने के बाद उसने फैसला किया था, नहीं, मुझे गिफ्ट वापस नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर नानो खफा हो सकती है। उसे ख्याल आया था, मगर मैं अब दोबारा उससे कोई गिफ्ट नहीं लूंगी क्योंकि मुझे उससे दोस्ती नहीं करना है। उसने बिलाखिर तय कर लिया। चंद दिनों बाद जब उमर ने उसे एक और परफ्यूम दिया तो वो इनकार ना कर सकी और फिर ये एक रूटीन बन गई थी। वो जब भी घर से बाहर किसी काम के लिए जाता उसके लिए कुछ न कुछ लाता रहता। बाज दफा ये बड़ी मामूली चीजें होती थी, मसलन आइसक्रीम का एक कप, एक भुट्टा, च्युइंगम का एक पैकेट, कभी लेटर पैड, कभी नॉवेल। वो हर बार ये तय करती कि अगली बार उससे कुछ नहीं लूंगी, मगर अगली बार खामोशी से उसका गिफ्ट ले लेती। वो उसे हर चीज गिफ्ट कहकर ही देता था। अलीजा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। आई स्वेयर, ऐसा गिफ्ट तुम्हें कभी पहले किसी ने नहीं दिया होगा, बल्कि तुम्हें क्या किसी ने भी किसी को नहीं दिया होगा। वो बाहर से आने पर कहता और वो मुतजस्सिस हो जाती। और ये गिफ्ट है एक अदद भुट्टा, और वो कागज में लिपटा हुआ एक अदद भुट्टा उसकी तरफ बढ़ा देता। अलीजा, आज मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे खास चीज लेकर आया हूँ और ये चीज बहुत ही खास लोगों को दी जाती है। अगली बार उसके अल्फाज कुछ और होते। अलीजा एक बार फिर दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो जाती। वो अपनी जेब में हाथ डालता और किट कैट का एक पैकेट उसे थमा देता। आज मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खतरनाक और पुरअसर चीज दूंगा। अलीजा एक बार फिर अंदाजे लगाने में मसरूफ हो जाती। वो 25-30 रुपए का एक बॉल पॉइंट उसे एक मुस्कुराहट के सामने पेश कर देता। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो तमाम उम्र तुम्हारे साथ रहेगा और तुम सारी उम्र उसको इस्तेमाल करती रहोगी। अलीजा फिर बूझने में नाकाम रही और उसके सामने एक किताब पेश कर दी जाती। इस बार मेरा गिफ्ट सबसे यूनिक है। ये तुम्हें फिट और स्मार्ट रखेगा और तुमको कभी भी डाइटिंग करना नहीं पड़ेगी। च्युइंगम का एक पैकेट उसके सामने रखकर फरमाता, बस तुम हर बार भूख लगने पर इसे मुंह में डाल लेना। वो मजे से कहकर चला जाता। बाज दफा उसे हंसी आ जाती, बाज दफा वो लज जाती, बाज दफा उसे गुस्सा आता और बाज दफा वो उम्र के बारे में सोच में पड़ जाती। उस दिन वो मार्केट से वापसी पर अपने साथ कुछ प्लांट्स लेकर आया था। देखो अलीजा, ये प्लांट्स कैसे हैं? वो उन पौधों को अलीजा को दिखा रहा था। आजकल वो हर बात में अलीजा की राय लेना जरूरी समझता था। मैं कजाफी स्टेडियम के पास से गुजर रहा था, वहीं से इन्हें लाया हूँ। अच्छे हैं। अलीजा ने एक नजर उन प्लांट्स को देखा था और फिर उन्हें देखते हुए बड़े आम से अंदाज में तबसरा किया था। वो कुछ मायूस हो गया था। सिर्फ अच्छे हैं? अलीजा ने कुछ उलझी हुई नजरों से उसे देखा था। तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? अपनी राय दो कि अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं।
उमर ने उसे समझाया, मैं प्लांट्स के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए सही राय देना बहुत मुश्किल है। आपको नानू से पूछना चाहिए, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि ये प्लांट्स कैसे हैं। उसने उमर से कहा, मैं हैरान हूँ कि तुम्हें गार्डनिंग से कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें नेचर से कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नेचर तो अट्रैक्ट करती है, गार्डनिंग नहीं। उसने जैसे कतई तौर पर उसे बताया था। ये प्लांट्स कहाँ से लाए हो? नानू उसी वक्त लाउंज में आई थी, कजाफी स्टेडियम से। आप बताएं कैसे हैं? उसने फौरन नानू से राय लेने की कोशिश की थी। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर कीमत क्या है उनकी? नानू ने फौरन तारीफ की थी, मगर साथ ही सवाल भी दाग दिया था। उमर ने इंडोर प्लांट्स की कीमत बताई थी। तुम्हें ज्यादा महंगे दे दिए हैं उन लोगों ने। उनको पता चल गया होगा कि तुम बहुत देर के बाद यहाँ आए हो, इसीलिए उन्होंने तुमसे दुगनी कीमत वसूल की है। नानू ने कदरे अफसोस से कहा था, ये कौन सी नई बात है ग्रैनी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये यहाँ का कल्चर है। वो कहते हैं मेक है व्हाइल द सन शाइन्स। उसने बहुत अजीब से लहजे में कहा था। अलीजा ने कुछ चौंक कर उसे देखा। वो अब भी बोल रहा था, यहाँ सब कुछ बहुत खराब है। जो 100 रुपए की करप्शन कर सकता है वो 100 रुपए की करप्शन करता है, और जो 2 रुपए की करप्शन कर सकता है वो 2 रुपए की करप्शन करता है। लेकिन इन सब चीजों से आप बहुत कुछ सीखते हैं। 1 रुपए की चीज 10 में खरीद कर कम से कम ये पता चल जाता है कि दूसरा अपने फायदे के लिए किसी हद तक जा सकता है। वो पहली बार इस तरह बातें कर रहा था, वरना पहले अलीजा ने हमेशा उसे सिर्फ टूटी सड़कों और ट्रैफिक जैम के बारे में बोलते सुना था। तुम ज्वाइन करोगे ना सिविल सर्विस, तो फिर तुम चेंज लाना उन चीजों में जिन पर तुम्हें एतराज है, नानू ने उससे कहा था। वो यकदम खिलखिला कर हंसने लगा। आप भी बहुत अजीब बातें करती हैं ग्रानी। आपका क्या ख्याल है कि मैं सिविल सर्विस ये सब ठीक करने के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ? मुझे सोशल वर्क का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी एक आदमी कोई तब्दीली नहीं ला सकता। मैं बदलना चाहूं भी तो नहीं बदल सकता। यहाँ हर चीज इतनी रॉटन और रस्टेड है कि जब तक अगर आप एक चीज ठीक करेंगे तो पहले वाली उस हालत में आ जाती है। वैसे ग्रैनी, आपने कभी अपने बेटों को क्यों नहीं कहा? आपके तो सारे बेटे सिविल सर्विस में हैं। मेरी जनरेशन के लिए रिफॉर्म करना खासा मुश्किल काम है, मगर मुझसे पहले की जनरेशन ये काम आसानी से कर सकती थी। तब लोग इतने बिगड़े हुए नहीं थे, उन्हें कंट्रोल करना बहुत आसान था। वो अब संजीदा हो गया था। जब तुम्हारे पापा और अंकल्स ने सिविल सर्विस ज्वाइन की थी तो मैंने उन्हें भी बहुत सी नसीहतें की थी। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि तुम्हारे दादा ने भी। मैं आज तक हैरान हूँ कि वो चारों उन सारी नसीहतों को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता उन चारों को जिंदगी में क्या चाहिए था। मैंने और माज ने उन्हें दुनिया की हर चीज दी थी। हमारे पास वो सब कुछ था जो एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए काफी था। मेरा ख्याल था कि उन चारों को उन चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, मगर मेरा ख्याल गलत था। उन चारों को अपनी जिंदगी में हर चीज एक की तादाद में नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में चाहिए थी। जब जहन में ये सब कुछ हो तो नसीहत उल्टा असर करती है। उनके साथ भी यही हुआ। मैंने जितना उन्हें समझाने की कोशिश की वो। उमर ने उनकी बात सुनते सुनते बात काटी। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि ग्रैनी, आपकी बातों में असर नहीं था, या फिर शायद आपका समझाने का तरीका गलत था। वजह जो भी हो, बहरहाल अब तो सब कुछ जैसा हो रहा है होने दें। चीजों को अब बदलना नामुमकिन है, और नामुमकिन काम करने के लिए जिन लोगों की जरूरत होती है वैसे लोग हमारी कौम में नहीं है। मैं तो फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के बाद डैडी की तरह ऐश करना चाहता हूँ, वैसी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ जैसी वो गुजार रहे हैं। देखें बात कहाँ से कहाँ चली गई। मैं आपसे प्लांट्स के बारे में पूछ रहा था। उसने बात का मौजू बदल दिया। अलीजा बड़ी बेजारी से ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। मैं जरा प्लांट्स को लगवा लूं। ग्रैनी, आप चलेंगी मेरे साथ बाहर लॉन में? उसने दादो को इनवाइट किया था। नहीं भाई, मुझे बाहर नहीं जाना, कुछ काम करने हैं मुझे, तुम खुद ही माली के साथ जाकर ये प्लांट्स लगवा लो, नानू ने उससे कहा। मैं इसलिए आपको साथ ले जाना चाहता था ताकि आप लॉन में जगह सिलेक्ट कर लें उन प्लांट्स के लिए। बाद में आपको कोई एतराज ना हो कि मैंने गलत जगह पर प्लांट्स क्यों लगवा दिए। नहीं, माली अच्छा है, वो तुम्हें बता देगा कि ये कहाँ ठीक लग रहे हैं और कहाँ नहीं।
तुम्हें इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम जहां भी प्लांट्स लगवाओगे मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लगवाए हुए प्लांट्स होंगे। उमर ने नानो की बात पर मुस्कुराकर उन्हें देखा था। अलीजा ने नानो की आंखों की चमक को कुछ और गहरा होते देखा। उसे उन दोनों की मुस्कुराहटें बुरी लगी थी। चलो अलीजा, हम दोनों प्लांट्स लगवाते हैं, उमर ने खड़े होते हुए उसे ऑफर की थी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे गार्डनिंग से कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर आप मुझे साथ ले जाकर क्या करेंगे? अलीजा ने संजीदगी से उसे कहा था। तुम आओ तो दिलचस्पी भी पैदा हो ही जाएगी। मैं इसीलिए तो तुम्हें साथ लेकर जा रहा हूँ, उमर ने बड़े हशाश बशाश लहजे में उससे कहा था। नहीं, मैंने आपसे कहा। अलीजा ने एक बार फिर कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर नानो ने उसकी बात काट दी थी। कम ऑन अलीजा, जब वो बार बार तुमसे कह रहा है तो इतना नखरा करने की क्या जरूरत है? चली जाओ उसके साथ। अलीजा ने नानो के चेहरे को देखा था, वहां नागवारी के तासुरात नुमाया थे। वो खामोशी से खड़ी हो गई। उमर मुलाजिम को पौधे उठाने के लिए कह रहा था। वो बुझे दिल के साथ बाहर लॉन में आ गई थी। कुछ देर बाद उमर भी लॉन में निकल आया था। वो बेमकसद लॉन में चक्कर लगाने लगी थी। उमर माली के साथ मिलकर लॉन में पौधे लगवा रहा था। गाहे बगाहे वो अलीजा से भी राय ले लेता। वो हूं हाँ में जवाब देकर उसके पास से हट जाती। वो माली से पौधे लगवाते हुए खासे गौर से उसके चक्करों को देखता और कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहा। तकरीबन 1 घंटे में माली ने सारे पौधे लगा दिए थे। उमर ने कमरे में जाने के बजाय अपने कमरे में रखे हुए इंडोर प्लांट्स भी बाहर ही मंगवा लिए थे। अलीजा ने बेजारी से मुलाजिम को इंडोर प्लांट्स को बाहर लाते देखा। इन प्लांट्स की कटिंग वगैरह कर देते हैं, फिर कल तक इन्हें यहीं लॉन में ही रहने दूंगा ताकि इन्हें कुछ रोशनी वगैरह मिल जाए। लो अलीजा, तुम भी इन प्लांट्स को प्रून करना शुरू कर दो, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। उसने अलीजा को पास बुलाकर उसे एक कैंची थमा दी थी। वो बेदिली से पौधों की कटिंग करने लगी। उमर बड़ी दिल जमाई और महारत से पौधों की तराश खराश कर रहा था। साथ साथ वो हर पौधे के बारे में भी उसे कुछ न कुछ बता रहा था। वो गार्डनिया की कटिंग कर रही थी कि उसने उमर को कहते हुए सुना, ये मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है। वो हाथ रोककर उसे देखने लगी थी। वो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, वो उस प्लांट को देख रहा था। मुझे जिंदगी में बहुत ज्यादा चीजों में दिलचस्पी नहीं है, मगर जिन चीजों में है उनसे बहुत दिलचस्पी है। ये सारे प्लांट्स भी उन हर चीजों में शामिल हैं। पता है अलीजा, ये प्लांट्स बाज दफा मुझे अपने फ्रेंड्स की तरह लगते हैं। मुझे महसूस होता है ये मेरी आवाज सुनते हैं, शायद जवाब भी देते हैं। मैं बहुत छोटा था जब मुझे इंडोर प्लांट्स लगाने का शौक हो गया था। शायद मैं 7 या 8 साल का था जब अपने हाथों से एक प्लांट लगाया था। बाद में तो जैसे आदत सी हो गई। ये कमरे में हूं तो मुझे ऐसा लगता है कमरे में कोई और जिंदा चीज मौजूद है जो सांस भी लेती है और शायद मेरे वजूद को भी महसूस कर लेती है। अलीजा को उस वक्त यूं लगा जैसे उसका दिमाग खराब है। उसने कुछ देर हैरानी से उसका चेहरा देखा था। तुम सोच रही होगी मेरा दिमाग खराब हो गया है, उमर ने उसका जहन पढ़ लिया था। वो गड़बड़ा गई थी। तुम अगर ऐसा सोच रही हो तो गलत नहीं सोच रही। हो सकता है मेरा दिमाग वाकई खराब हो गया हो, मगर मैं जिस कल्चर जिस सोसाइटी से आया हूं वहां सबके दिमाग ऐसे ही होते हैं। जब इंसानों से आपकी मोहब्बत खत्म हो जाए तो फिर चीजों से मोहब्बत शुरू हो जाती है। इसीलिए बाहर लोगों को जानवरों से मोहब्बत होती है, प्लांट से मोहब्बत होती है, पेंटिंग से मोहब्बत होती है, म्यूजियम, आर्ट गैलरीज और थिएटर से मोहब्बत होती है। मैं भी इसी माहौल में पैदा हुआ हूं, वहीं बड़ा हुआ हूं। मुझे भी इंसानों के बजाय चीजों से ज्यादा मोहब्बत है। ठंडे मुल्क में रहते रहते बास दफा मुझे लगता है कि मैं भी कोल्ड ब्लडेड जानवर बन गया हूं। वो बात करते करते अचानक कहकहा लगाकर हंसने लगा था। है ना मजे की थ्योरी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल? उसने अलीजा से पूछा था। मगर अलीजा को यूं महसूस हुआ कि जैसे उसे इसकी राय की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो खुद ही अपने जुमले को एंजॉय कर रहा था। संजीदा गुफ्तगू करते करते वो अचानक मजाक करने लगा था।
وہ کچھ دیر غور سے اسے دیکھتی رہی، جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، اور عمر جہانگیر سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ کچھ بولتے بولتے بات بدل گیا تھا۔ بڑی مہارت کے ساتھ اس نے سب کچھ کیموفلاج کر لیا تھا، اور یہ کام کرنے میں کوئی اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وائٹ کلر مجھ پر بہت اچھا لگتا ہے نا لیزا؟ اس نے یکدم سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے خوفی اور بے تکلفی سے پوچھا تھا، اور خاص طور پر ورساچے کی شرٹس۔ علیزہ اس کے سوال سے زیادہ مسکراہٹ سے گڑبڑائی تھی۔ ایسے سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ اس نے عمر جہانگیر کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے کچھ جھیپ کر کہا تھا، مجھے کیا پتا کون سا کلر اچھا لگتا ہے۔ وہ ہاتھ سے سامنے رکھے ہوئے پلانز کو سنوارنے لگی تھی۔ اوہ، میں نے سوچا شاید یہ کلر بہت سوٹ کر رہا ہے، اس لیے تم اتنی دیر سے اور اتنے غور سے میرا چہرہ دیکھ رہی ہو۔ علیزہ نے عمر کے چہرے کو دیکھا تھا جس پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ اسے ان تاثرات کے اصلی یا نقلی ہونے کو شناخت کرنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ اب پھر اطمینان کے ساتھ پلانز کے ساتھ مصروف تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کو غور سے دیکھوں؟ میں آپ کو صرف دیکھ رہی تھی، اس نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ وضاحت کی تھی۔ اور کافی دیر سے بھی تو دیکھ رہی تھی۔ دیر سے اس لیے دیکھ رہی تھی کیونکہ آپ بات کر رہے تھے، اس نے جیسے احتجاجن کہا تھا۔ اچھا سوری، مجھے ایسی ہی غلط فہمی ہو گئی، اصل میں لیو ہوں نا، اس لیے مجھے ایسی غلط فہمیاں اکثر ہوتی ہی رہتی ہیں، اس نے بڑے دوستانہ انداز میں معذرت کرتے ہوئے وضاحت کی تھی۔ مگر اس بار علیزہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ناگواری سے اپنے سامنے پڑے ہوئے پلانز کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کینچی اٹھا کر اسے کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ کدال کے ساتھ مٹی نرم کر رہا تھا۔ علیزہ نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سامنے رکھے ہوئے پودے کی ایک بڑی شاخ کاٹ دی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے ایک بار پھر عمر کی طرف دیکھا تھا اور دھک سے رہ گئی تھی۔ وہ اسی کی طرف متوجہ تھا، بہت غور سے اسے دیکھتے ہوئے۔ اس کا اپنا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی کہ وہ کس وقت اس کی طرف کب متوجہ ہوا تھا، اور کیا اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ سوری، پتہ نہیں یہ کیسے کٹ گئی، میں تو بڑی احتیاط سے انہیں کاٹ رہی تھی، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی بات کے جواب میں اس نے عمر جہانگیر کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھرتے دیکھی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، تم دیکھنا اب یہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ مجھ سے جب بھی کوئی پلانٹ اس طرح کٹتا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس نے عجیب سی منطق پیش کی تھی۔ وہ اس کی اس حرکت سے بالکل متاثر نہیں ہوا تھا۔ وہ دم سادھے، ہونٹ بھینچے چند لمحوں تک دیکھتی رہی۔ وہ ایک بار پھر پلانٹس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، پھر ایک دم وہ اٹھ کر اندر بھاگتی چلی گئی تھی۔ عمر جہانگیر نے پرسکون انداز میں سر اٹھا کر اسے بھاگتے ہوئے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا، پھر اس نے اس پودے کی کٹی ہوئی شاخ کو اٹھا لیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے اس نے مڑ کر ایک بار پیچھے دیکھا تھا تو عمر پودے کی اس کٹی ہوئی شاخ کو اٹھا رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور سے دروازے میں رک گئی۔ وہ کچھ دیر تک اس شاخ پر ہاتھ پھیرتا رہا تھا۔ وہ دور سے اس کے تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی، مگر دلچسپی سے اسے دیکھتی رہی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اسے اس شاخ کو پودے کے پارٹ میں گاڑتے دیکھا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوتی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ امر بیل، 5واں باب۔ علیزہ بی بی، یہ پودے اندر لے جاؤں؟ ملازم نے ایک بار پھر اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا تھا۔ علیزہ نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تھا، سب کچھ غائب ہو گیا تھا، وہاں صرف وہی تھی اور سامنے پڑے ہوئے پودے۔ علیزہ بی بی، یہ پودے اندر لے جاؤں؟ ملازم ایک بار پھر اس سے پوچھ رہا تھا۔ علیزہ نے ایک گہری سانس لی۔ ہاں، اندر لے جاؤ۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ملازم پودے اٹھا کر اندر جانے لگا تھا۔ یکدم ہی اس کی ان پودوں میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ مالی بابا، یہ کچھ پلانٹس رہ گئے ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں۔
کچھ دور لان میں کام کرتے ہوئے مالی کو اس نے آواز دے کر بلایا تھا اور خود اندر آ گئی تھی۔ وہ پرسوں کتنے بجے کی فلائٹ سے آئے گا؟ اندر آتے ہی وہ ایک خیال آنے پر کچن کی طرف گئی تھی، جہاں نانو خانسامہ کو کچھ ہدایات دینے میں مصروف تھی۔ پرسوں رات 2 بجے کی فلائٹ سے آئے گا، نانو نے اسے بتایا تھا۔ 2 بجے کی فلائٹ سے؟ وہ کچھ مایوس ہو گئی تھی۔ پھر تو ہم لوگ اسے ریسیو کرنے نہیں جا سکیں گے، ڈرائیور کو ہی بھیجنا پڑے گا، اس نے نانو سے کہا تھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں ڈرائیور کو بھی نہ بھیجوں، وہ خود ہی آ جائے گا، مگر میں نے زبردستی اس سے کہا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ آئے۔ نانو خانسامہ کو ہدایات دینے کے دوران اس سے بھی گفتگو کرتی جا رہی تھی۔ نانو، اگر ہم دونوں سے ریسیو کرنے چلی جائیں تو؟ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کچھ ملتجیانہ انداز میں نانو سے کہا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رات کو 2 بجے ہم دونوں سے ریسیو کرنے چل پڑے۔ آج کل ایسے حالات نہیں ہیں علیزہ، اس طرح گھر سے نکلا جائے، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے اس بات کا۔ اچھا نانو، تو پھر آپ مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے علیزہ؟ میں اس سے بھی بڑی حماقت کروں کہ جوان جہان لڑکی کو اس طرح اکیلے رات ڈرائیور کے ساتھ 2 بجے ایئرپورٹ بھیج دو؟ نانو، کچھ نہیں ہوتا، پلیز کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بالکل بھی اکیلا نہیں بھیج سکتی۔ اور تمہیں آخر اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ اسے آخر یہیں آنا ہے، خالی ریسیو کرنے سے کیا ہوگا؟ نانو نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ نانو دیکھیں، اسے برا نہیں لگے گا کہ وہ اتنے سالوں کے بعد آ رہا ہے اور کوئی اسے ریسیو کرنے تک نہیں آیا؟ علیزہ نے کچھ سنبھل کر کہا تھا۔ نہیں، اسے برا نہیں لگے گا، وہ کوئی احمق نہیں ہے، جانتا ہے ہم دونوں یہاں اکیلے ہیں، اور اس طرح رات کو اسے ریسیو کرنے کے لیے آنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تمہیں میں نے بتایا ہے کہ وہ تو ڈرائیور بھیجنے سے بھی منع کر رہا تھا، یہ تو میں نے ہی ضد کی۔ نانو پلیز، علیزہ بچوں کی طرح ضد مت کیا کرو، بس کہہ دیا نا کہ اسے ڈرائیور ہی ریسیو کرنے جائے گا، نانو نے قطعی لہجے میں کہتے ہوئے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ وہ کچھ بد دل ہو کر کچن سے باہر آ گئی تھی۔ شام ہو رہی تھی، اپنے کمرے میں آ کر اس نے لائٹس آن کر دی تھی۔ کچھ دیر تک کمرے کے بیچ میں کھڑی سوچتی رہی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہر کام نپٹا چکی ہو، جیسے کرنے کے لیے کچھ اور رہا ہی نہ ہو۔ کچھ سوچ کر وہ اپنی اسکیچ بک نکال کر بیڈ پر آ گئی تھی۔ فارغ وقت وہ اسی طرح گزارا کرتی تھی، پہلے سے بنے ہوئے اسکیچز کو پینسل کے ساتھ مزید کچھ ٹچز دیتی رہی، پھر خالی صفحہ نکال کر ایک نیا اسکیچ بنانے لگی۔ اسکیچنگ کرتے کرتے اسے پتہ بھی نہ چل سکا کس وقت وہ چہرہ اسے شناسا لگنے لگا۔ اس نے ہاتھ روک لیا اور چہرے کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے بہت دیر نہیں لگی، وہ اس چہرے کو پہچان چکی تھی۔ ایک بار پھر اس کا ہاتھ روانی سے اسکیچ بک پہ چلنے لگا۔ امر بیل، چھٹا باب۔ These are simply fantastic۔ اس دن وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنی اسکیچ بک میں کرسٹی کا اسکیچ بنا رہی تھی۔ بہت دیر تک اس کام میں مصروف رہنے کے بعد وہ اکتا گئی تھی۔ اسکیچ بک کو صوفے پر رکھنے کے بعد وہ کچھ دیر تک کرسٹی کو سہلاتی رہی، پھر اسے ہاتھ میں لے کر کھانے کی کوئی چیز لینے کچن میں چلی گئی۔ وہاں اسے 10-15 منٹ لگ گئے۔ جب وہ دوبارہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو نہ صرف عمر وہاں موجود تھا، بلکہ وہ صوفے پر دراز ٹیبل پر اپنی ٹانگیں رکھے، ایک ہاتھ میں چائے کا مگ لیے، دوسرے ہاتھ سے اس کی اسکیچ بک دیکھنے میں مصروف تھا۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا تھا، علیزہ کو دیکھ کر مسکرایا تھا اور اس کے اسکیچز پر تبصرہ کیا تھا۔ علیزہ کو اس کا اس طرح بغیر اجازت اپنی اسکیچ بک دیکھنا اچھا نہ لگا تھا، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ پلانٹس والے واقعے کے بعد آج پہلی بار اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ دوسرے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی تھی۔ علیزہ، پینٹنگز میں دلچسپی ہے؟ اس نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ علیزہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر دوڑائی۔ اگر اسکیچز بنا لیتی ہو تو ظاہر ہے کہ پینٹنگ سے بھی دلچسپی ہوگی۔ وہ دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی اور وہ غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ A levels۔
जवाब इंतहाई मुख्तसर था। कहाँ तक पढ़ने का इरादा है? पता नहीं। क्यों? वो जवाब में कुछ नहीं बोली थी। तुम फाइन आर्ट्स में कुछ करना। क्या? कुछ भी मगर आर्ट से मुताल्लिक हो। क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हो। आप मुझे मशवरा दे रहे हैं? खुद आर्टिस्ट क्यों नहीं बने? टुकड़ा टोर जवाब आया था। उमर जहांगीर बेइख्तियार मुस्कुराया। अलीजा का चेहरा सपाट था। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा। आर्टिस्ट बनते नहीं हैं, बने बनाए होते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, मगर आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल होता है। तुमसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम में टैलेंट है, तुम कुछ कर सकती हो इस फील्ड में। उससे बात करते हुए उमर ने स्केच बुक बंद करके अलीजा की तरफ बढ़ा दी। मुझे आर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे वो कैसा भी आर्ट क्यों ना हो। ना ही मैं आर्ट में कुछ करना चाहती हूँ। मुझे मैथ्स में दिलचस्पी है और मैं वही पढ़ूंगी। उसने स्केच बुक पकड़ते हुए दो टोक अंदाज में उमर से कहा था। ठीक है, तुम मैथ्स ही पढ़ लेना, लेकिन मेरा एक स्केच तो बना सकती हो। क्यों अलीजा, मेरा स्केच बनाओगी? मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के स्केच बनाती हूँ जिनके चेहरे मुझे अच्छे लगते हैं। वो एक बार फिर टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। इसका मतलब है मेरा चेहरा तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उमर ने उससे पूछा, लेकिन वो खामोशी से टीवी देखती रही। मेरा ख्याल था कि मेरा चेहरा अच्छा खासा है। वैसे अलीजा, मेरे चेहरे में क्या डिफेक्ट है, तुम ये बता दो। उमर जैसे उसके साथ गुफ्तगू को एंजॉय कर रहा था। मुझे क्या पता, बस मुझे आपका चेहरा स्केचिंग के लिए पसंद नहीं है। और क्रिस्टी का चेहरा पसंद है? अलीजा ने कुछ नाराजगी से उसकी तरफ देखा था। वो चाय का मग टेबल पर रखकर उठ रहा था। मुझे कोई भी चेहरा क्रिस्टी से ज्यादा अच्छा नहीं लगता। आप इस तरह क्रिस्टी की बात मत करें। उसने कुछ बिगड़कर उससे कहा था। सॉरी। अलीजा ने उसकी माजरत पर कोई ध्यान दिए बगैर दोबारा अपनी तवज्जो टीवी की तरफ मबजूल कर ली थी। वो कुछ देर वहां लाउंज में खड़ा रहा और फिर वहां से बाहर निकल गया।